जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने रीनल बायोप्सी पढ़ी थी। रीनल बायोप्सी पर हमने कुछ डिज़ीज़ को क्लासिफाई किया था। अब उस डिज़ीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हमारी डिज़ीज़ है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आप इस नाम को देख ले तो सबसे पहले है एक्यूट, कि ये डिज़ीज़ एक्यूट होगी, यानी जब ये लेस देन 3 वीक की डिज़ीज़ होगी। पोस्ट यानी पुरानी, किस चीज़ से पुरानी? स्ट्रेप्टोकोकल, उन लोगों से जिससे का स्ट्रेप्टोकोकल से पुराना वास्ता रहा होगा, और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज़ है। इसका दूसरा नाम है बर्जर डिजीज़। ठीक है, तो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एटियोलॉजी को अगर आप देखें तो इसकी एटियोलॉजी है ग्रुप ए, बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये किस तरह काज करती है? ये इसकी पैथोजेनेसिस अगर आप देखें तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ज़रिए IgA एंटीबॉडी के थ्रू ये डिज़ीज़ काज करती है। ठीक है, और एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको रीनल बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको वो डायग्नोज नहीं देगी। तो जब हम रीनल बायोप्सी नहीं करेंगे तो हमारा डायग्नोस किस तरह बनेगा? तो इसका जो डायग्नोस है वो क्यों है? वो प्योर क्लिनिकल है। अब क्लिनिक में जनाब क्या मिलेंगे? क्लिनिक में आपको मिलेगा द पेशेंट इस एज आपको लेस देन 16 ईयर मिलेगा, या एट द एज ऑफ 16 ईयर मिलेगा। अगर इस वक्त आपकी उम्र मोर देन 16 ईयर है और आपको एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज नहीं हुई है तो मुबारक हो, ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। लेकिन उन लोगों में जिनको एज ऑफ 16 हो गई है तो उसको लाइफ में कभी भी हो सकती है। जब भी किसी इंडिविजुअल को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, और उसकी 1 और 3 वीक बाद और 7 और 21 डेज़ बाद उनको नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम शुरू हो जाए, इसे हम कहेंगे एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन इंडिविजुअल के अंदर जो थ्रोट स्वाब होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर उसका स्वाब लेंगे थ्रोट से तो उसके कल्चर पर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव होगा। अब ये बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस डिफरेंट टाइप्स की एंटीजन प्रेजेंट इसके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से एक एंटीजन का नाम है एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ एंटीजन। ठीक है, जिसको हम लैब में आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इन पेशेंट के अंदर ASO का टाइटर जो है वो इंक्रीज मिलेगा आपको। ठीक है, इन पेशेंट के अंदर क्या होगी? हिस्ट्री ऑफ फीवर होगी। ठीक है, और साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, जैसे हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, हेमाचूरिया, कोका कोला कलर यूरिन, ब्लैक कलर यूरिन, चॉकलेट कलर यूरिन, स्क्रोटल एडिमा, एजोटीमिया एंड प्रोटीन यूरिया लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर। तो ये जनाब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स है जो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन से 7 या 21 दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, अब जनाब आते हैं केस को पढ़ते हैं। अ 15 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, कोका कोला कलर्ड यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन, proteinuria, scrotal edema. After 2 weeks of the throat infections, on investigation, the patient have positive ASO titer. The patient is most likely suffering from acute post-streptococcal glomerulonephritis. ठीक है, तमाम के तमाम साइन सिम्टम्स नेफ्राइटिक सिंड्रोम के दी गए हैं, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बाद पेशेंट की एज 15 ईयर है और कहा गया है कि 2 वीक बाद ये तमाम चीज़ें हो गई है। तो सवाल चीख के कह रही है कि मैं क्या हूँ? मैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हूँ। आप जनाब पढ़ते हैं IgA नेफ्रोपैथी को। IgA नेफ्रोपैथी क्या चीज़ है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, किस चीज़ से? वायरल से।
इससे पहले हमने कहा कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन यहाँ पर IgA नेफ्रोपैथी की कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो लेकिन वो वायरस की वजह से, और विद इन 3 डेज, ठीक है, विद इन 3 डेज नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो जाए, उसे हम कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। अब अगर आप इधर देख ले तो इधर हमने कहा था कि ये 7 से 12 डेज़ के 21 डेज़ के अंदर होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये 3 डेज़ के अंदर होगा, ठीक है। हमने कहा था कि ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होगा, लेकिन इधर क्या होगा, इधर वायरल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अब इसके अंदर भी क्या है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व है। उधर उसके अंदर क्या थी, IgG एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, और यहाँ पर IgA एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। अब जनाब आते हैं, इसके लिए हम रीनल बायोप्सी करेंगे। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए हम बायोप्सी नहीं करते, लेकिन अब हम बायोप्सी करेंगे। तो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी, ठीक है, और साथ में हमें मेसेंजियल प्रोलिफरेशन मिलेगी। अगर आप दूसरे लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें ये चीज़ें बड़ी ही अच्छी लिखी हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन मिलेगा मेसेंजियम के अंदर, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर हमें क्या मिलेगी, IgA एंटीबॉडी एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिलेगी। अब आते हैं जनाब इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ये बात आप अपने साथ ज़िंदगी भर के लिए याद रखिए कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्ल्ड वाइड इज़ IgA नेफ्रोपैथी। अगर कभी कोई सवाल आए कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो कौन सी है, तो आपका जवाब होगा IgA नेफ्रोपैथी। इसकी अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेमाचोरिया होता है, ठीक है, और ये 1 और 3 डेज आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, ये इसकी सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। अगर आप IgA नेफ्रोपैथी के बारे में सिर्फ इतना याद रखें कि वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के 1 और 3 डेज बाद, और ये वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन है, तो बस इतनी भी काफ़ी है। इसके अंदर आपको साइन सिम्टम्स नेफ्राइटिक सिंड्रोम के मिलेंगे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर जैसे हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, ओलिगोयूरिया, हेमाचोरिया, ठीक है, एजोटीमिया, अगर मेल है तो स्क्रोटल एडिमा, ये चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। और इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। IgA नेफ्रोपैथी का जो एंड रिजल्ट है वो है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब जनाब इसके अंदर एक और बड़ी ही एक एसोसिएशन है जिसे हम कहते हैं IgA एंटीबॉडी डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे और भी डिसऑर्डर है जो IgA डिपेंडेंट है, जैसे हेनक्शोलिन परपरा। ये जो हेनक्शोलिन परपरा है ये भी इसकी एसोसिएशन IgA नेफ्रोपैथी के साथ है। हेनक्शोलिन परपरा अगर आप देख ले तो ये आपको चाइल्ड के अंदर मिलेगी। इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होगा और परपरा होगा। परपरा किस तरह होगा, इस तरह होगा, और इसके अंदर आपको जॉइंट पेन मिलेगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं IgA एंटीबॉडी डिसऑर्डर के ऊपर, जो एक और है जिसे हम कहते हैं सीलिएक स्प्रा या सीलिएक डिजीज़। पेशेंट जब भी गंदम, वीट या ग्लूटेन या और वो चीज़ जो वीट से बनी हो उसको खाता है तो उसको क्या प्रोड्यूस होता है, डायरिया प्रोड्यूस होता है और एब्डोमेन पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इसको कहते हैं सीलिएक डिजीज़। तो IgA नेफ्रोपैथी के अंदर आपको एसोसिएशन मिलेगी सीलिएक स्प्रा या सीलिएक डिजीज़ के साथ, ठीक है।
अब जनाब आते हैं एक और IgA एंटीबॉडी डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं डर्माटाइटिस हर्मेटिफॉर्मिस। डर्माटाइटिस हर्मेटिफॉर्मिस ये क्या है? ये एक स्किन डिजीज़ है जिसके ऊपर क्या होता है, स्किन रैश ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ लिम्ब। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लिम्स के ऊपर स्किन रैश मिलेगी, ये हम डर्मेटोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि IgA नेफ्रोपैथी जो है ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के साथ एसोसिएट मिलेगी। वो एसोसिएशन क्या है? हेनोक्सोलिन पर्परा, सीलिएक डिजीज़, डर्माटाइटिस हर्मेटिफॉर्मिस। ठीक है, अब आते हैं जनाब गुड पोस्चर सिंड्रोम के ऊपर। गुड पोस्चर सिंड्रोम जो है हमने पहले भी कहा था कि हमारी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ख़िलाफ़ जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है उसे हम कहते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है? टाइप 4 कोलाजन है। ठीक है, और इसके अंदर जो पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व है वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक फिक्स्ड एंटीजन के ख़िलाफ़ एक फ्री एंटीबॉडी बनती है। अगर आप इस केस में देख ले तो ये जो टाइप 4 कोलाजिन है दे आर फिक्स। ठीक है, और इसकी जो एंटीबॉडी है वो है anti-GBM एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था कि एल्वेलाई और ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान टाइप 4 कोलाजिन है। ठीक है, और जब एक के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है तो दूसरे को भी अफेक्ट करती है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम के साइन सिम्टम्स भी मिलेंगे और रीनल सिस्टम के भी साइन सिम्टम्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इफेक्ट हुआ है और यहाँ का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इफेक्ट हुआ है। अब जनाब आते हैं इसकी बायोप्सी की तरफ। बायोप्सी में अगर लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप पर हमें हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी और थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमको लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर हमें IgG एंटीबॉडी मिलेगी। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हमें IgA एंटीबॉडी मिलेगी और गुड पोस्चर सिंड्रोम के अंदर हमें IgG एंटीबॉडी मिलेगी। इसका दूसरा नाम है क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो लीनियर पैटर्न है ये एक सेंटर की तरह, ये एक मून की तरह शक्ल बनाती है, इसी वजह से हम इसको क्रेसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनाब इसकी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। तो जैसे मैंने पहले कहा आपको रीनो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, पल्मोनरी हेमोरेज मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, कफ मिलेगा, हेमाप्टासिस मिलेगा। ठीक है, रेस्पायरेटरी फेलियर मिलेगा जिसको आप ले जाएगी इंट्यूबेशन तक और वेंटिलेशन तक, और साथ में साइन सिम्टम्स मिलेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, जैसे हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया, कोका कोला यूरिन, एजोथीमिया, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और मे इंटर इनटू रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में सिर्फ आपको रीनल इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, कोई रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसे कहते हैं anti-GBM पॉजिटिव। तो और अंदर क्या हो AB और GBM एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो इसको हम कहते हैं anti-GBM एंटीबॉडी सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट में सिर्फ आपको रीनल सिस्टम इन्वॉल्व मिले और साथ में anti-GBM एंटीबॉडी भी पॉजिटिव हो तो हम इसको कहते हैं anti-GBM एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर एक और ऐसी कंडीशन और भी है जिसके अंदर रीनो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे कहते हैं वेगनर ग्रेनुलोमाटोसिस। वेगनर ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये वास्कुलाइटिस है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करती है। तो
अब इसकी अंदर भी रीनो पुल्मोनरी इन्वायरमेंट है और उसके अंदर भी रीनो पुल्मोनरी इन्वायरमेंट है, तो हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? अब जब इसके लिए एक बॉडी करेंगे जिसे करके आन का एंटीबॉडी, तो ये जो आन का एंटीबॉडी है ये वेगर और ग्रेनुलोमेटस के अंदर पॉजिटिव होगी और ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोस है और इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं? प्लाज्मा पेरेसिस करते हैं और पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसकी टियोलॉजी को पढ़ते हैं। इससे पहले ये टियोलॉजी हमने कहीं नहीं पढ़ी। ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, HCV, HBV, HIV। ठीक है, और ऐसी मेलिग्नेंसी भी मौजूद है जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज कर सकती है, जैसे CLL। ठीक है, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। और ये आपको कौन सी एज में मिलेगी? मोर देन 60 ईयर। ठीक है, तो पेशेंट एजड होगा जब आपके साथ विजिट करेगा। अब जनाब आते हैं इसकी हाइपर सेंसिटिविटी या इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर, तो इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्व होगी? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर इसकी बायोप्सी हम करें तो बायोप्सी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी और ट्रेक अपीयरेंस मिलेगा। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि हमें ट्रेक अपीयरेंस मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें कोई चेंज नहीं मिलेगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर हमें IgG एंटीबॉडी इन इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं जनाब इसके साइन सिम्टम्स के ऊपर, तो इसकी जो फीचर है वो हमें मैक्स मिलेंगे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम की फ़ीचर भी मिलेंगे और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की फ़ीचर भी मिलेंगे। आधे इसके होंगे, आधे इसके होंगे। ठीक है, मिक्स फीचर मिलेंगे। अब अगर हम देखें तो 25 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ अ नाउन केस ऑफ SLE। ठीक है, SLE की नाउन केस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, हाइपरटेंशन है और जनरलाइज बॉडी एडिमा है एंड ओलिगोयूरिया। अब ये जो ओलिगोयूरिया है और हाइपरटेंशन ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स है, और ये जो अनासार का है या जनरलाइज बॉडी एडिमा है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की फीचर है। तो हमें दोनों की फीचर भी मिली और ऑटो इम्यून डिजीज़ की निशानियाँ भी मिली। तो ये क्या है? इस क्वेश्चन चीख के पुकार रहा है कि मैं क्या हूँ? मैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हूँ। आप जनाब अगर इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करें कि अ 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद अ मेलर स्किन रैश, ओरल अल्सर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया, आर्थराइटिस, ये जो जितने साइन सिम्टम्स मैंने बोले हैं ये किस चीज़ के साइन सिम्टम्स है? ये SLE के साइन सिम्टम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकती है, विद हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया। ठीक है, अब ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या शुरू होती है? अनासार का, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हो गई। एजोथीमिया नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। प्रोटीनयूरिया इज़ मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब आप इसके अंदर क्या देखा आपने? इसके अंदर SLE के साइन सिम्टम्स देखे, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के और फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम के। ठीक है, तो दोनों की मिक्स फीचर हो गए और साथ में SLE की हिस्ट्री हो गई। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब जनाब एक और बात इसके अंदर अब पढ़नी है कि C3 नेफ्राइटिक फैक्टर विल बी पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होगी? C3 नेफ्राइटिक फैक्टर इसके अंदर पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब अगर इधर देख ले तो C3 नेफ्राइटिक फैक्टर जो है, C3 नेफ्राइटिक फैक्टर क्या चीज़ है?
It is a IgG antibody against C3 convertase. ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम के ख़िलाफ़ IgG एंटीबॉडी है, ठीक है। अब ये C3 कन्वर्टेज क्या करती है, ये C3 को C3A और C3B के अंदर कन्वर्ट करती है। अब ये C3 जनाब क्या चीज़ है, ये हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी के अंदर बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप इस वक्त ये याद रखें कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। और उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में से एक का नाम है कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ कम्प्लीमेंट फैक्टर है और उसका एक फैक्टर जो है उसका नाम है C3। तो C3 इज़ अ कम्प्लीमेंट फैक्टर ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जब C3 कन्वर्टेज के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनती है तो इसके अंदर क्या होगा, C3 कन्वर्टेज फैक्टर विल बी हाइपर स्टेबलाइज C3 कन्वर्टेज, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज़ इन C3 लेवल, जिसके अंदर क्या होगा, C3 की लेवल डिक्रीज़ होगी क्योंकि उसको जो कन्वर्ट करता है उस एंजाइम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनी है। तो C3 लेवल जब डिक्रीज़ होगा तो इससे बनेगा मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब जनाब आते हैं मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ऊपर। ये 85% जो है आइडियोपैथिक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने 100 पेशेंट होंगे तो उसमें से 85% पेशेंट जो है या 85 पेशेंट जो होगी वो आइडियोपैथिक होगी, उसकी कोई काज मालूम नहीं होगी। बाकी जो 15% है उसके अंदर ये काजेस होगी जो अभी हम पढ़ेंगे। तो जनाब इसकी पहली काज तो आइडियोपैथिक है, दूसरी काज डायबिटिस मेलाइटिस, SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इन्फेक्शन, HB वायरस, HCV वायरस और ट्रिपोनीमिया पैलिडम या सिपेलिस। मेलेग्नेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे ब्रेस्ट मेलेग्नेंसी, रीनल मेलेग्नेंसी एंड कोलोन मेलेग्नेंसी, ठीक है। पैथोजेनेसिस को अगर हम पढ़े तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर जनाब इसकी बायोप्सी हम करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें नार्मो सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी और स्पाइक पैटर्न मिलेगा और माउथ ईटन अपीयरेंस मिलेगा। जिस तरह मैंने कहा ना कि शाहतूत के पत्ते को अगर कोई कीड़ा खा ले तो उससे जो अपीयरेंस बनती है उसे माउथ ईटन अपीयरेंस कहते हैं और इसके अंदर स्पाइक पैटर्न होगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वाइट एडल्ट्स। गोरों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सबसे जो मेन काज है वो है मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि ये 85% आइडियोपैथिक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, स्पाइक पैटर्न, ईथ माउथन अपीयरेंस एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वाइट एडल्ट्स, ठीक है। और ब्रेस्ट, रीनल और कोलोन की मेलेग्नेंसी के साथ इसकी एसोसिएशन है, ठीक है। अब आते हैं जनाब मिनिमल चेंज डिजीज़ के ऊपर। मिनिमल चेंज डिजीज़ तो हमने पहले भी कहा था कि इसके अंदर मिनिमल सी चेंज होती है, एक नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन नेफ्रिन की लॉस होती है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी को, इसकी नाम को अगर देखें तो इसको नेल डिजीज़ भी कहते हैं और लिपिड नेफ्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी टियोलॉजी को देखें तो ये चिल्ड्रन के अंदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और एडल्ट के अंदर हॉजकिन लिम्फोमा की वजह से होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सबसे जो मेन काज है वो है मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है। अब आते हैं जनाब इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस की है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
जब भी हम रीनल बायोप्सी लेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अगर देखें तो जो हमारी पोडोसाइट्स थी, ठीक है, जो हमारी पोडोसाइट्स थी वो पोडोसाइट्स की जो फुट प्रोसेस है उसकी एफेस्टमेंट हमें मिलेगी, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप पर हम अगर देखें तो हमें नॉर्मो सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी। कहाँ पर? सेल एपिसिटी विल फुल ऑफ लिपिड्स, और सेल एपिसिटी के अंदर क्या होगी? लिपिड डिपोजिशन होगी। इसकी क्लिनिकल फीचर्स को अगर हम देखें तो पहले भी मैंने आपको कहा कि चिल्ड्रन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सबसे जो मेन काज है वो क्या है? वो है मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है। तो मिनिमल चेंज डिजीज चिल्ड्रन के ऊपर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सबसे मेन काज है, और इसके अंदर पीसीटी के अंदर फुल ऑफ लिपिड्स मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फूड प्रोसेस मिलेगा, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आती है जनाब द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की एटियोलॉजी को अगर आप देखें तो ये आपको मॉर्बिड ओबेसिटी के अंदर मिलेगी, सिकल सेल एनीमिया, एड्स एंड हेरोइन एब्यूज़ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व है। रीनल बायोप्सी अगर हम ले तो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर नॉर्मो सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेगी। ग्लोमेरुलाई या नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी, और सेगमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई विल बी एबनॉर्मल, ठीक है। इसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस कहती ही इसलिए है कि ग्लोमेरुलाई की बाज़ जगह पर स्क्लेरोसिस होगी, बाज़ जगह नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बाज़ सेगमेंट ग्लोमेरुलाई के नॉर्मल मिलेंगे और बाज़ एबनॉर्मल मिलेंगे। जनाब आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन ब्लैक एडल्ट्स, ठीक है। अब आते हैं जनाब, ये हमने आपके लिए एक छोटी सी चार्ट बनाई हुई है कि कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो क्रॉनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया जो है ये एसोसिएट होगी विद मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। ब्रेस्ट, रीनल एंड कोलोन मेलिग्नेंसी जो है ये आपको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ मिलेगी, ठीक है। और हॉजकन लिम्फोमा जो है ये मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। अब जनाब नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन ब्लैक एडल्ट, ठीक है। ब्लैक एडल्ट्स के साथ अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री मिल जाए तो ये क्या है? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर कोई सवाल ब्लैक एडल्ट से शुरू होता है कि अ 47 ईयर ओल्ड एडल्ट ब्लैक मेल इज प्रेजेंटेड विद द जवाब होगा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर चिल्ड्रन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात हो गई है, शुरू है, तो आप कहेंगे कि ये मिनिमल चेंज डिजीज़ है। अगर किसी वाइट एडल्ट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है तो ये मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। और अगर सीलिएक डिजीज़ के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात हो रही है तो ये क्या है? ये है IgA नेफ्रोपैथी।